पर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं। मोस्ट पीपल जिन्होंने एक्चुअली बिजनेसेस रन किए हैं, इंस्टीट्यूट्स रन किए हैं, उनके ओपिनियन है। तो इट इज़ अ वेरी सब्सटैंशियल इंस्टीट्यूट एंड बाय डिफ़ॉल्ट कई बार इसके चेयरमैन या इसके हेड जो है हमारे खुद के आईडीसी सर ही रहते हैं जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के चेयरमैन होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एक तरह से लिंकेज है बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, और उनसे कहीं ना कहीं उनके इनिशिएटिव से हम लोग सीखते रहते हैं। तो थैंक यू अगेन माधु जी, आपके इनिशिएटिव से वी आर देयर सिटिंग एंड गेटिंग सम इनपुट्स ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ ही साथ यहाँ पे जो दो स्पीकर्स हैं उनका आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस, आप लोग खुद जो भी एजुकेशन सेक्टर में रहा है उन्होंने आप लोगों का नाम कई बार सुना होगा। डॉक्टर अशोक गांगुली जी का मतलब आप लोग सब जो सीबीएसई बोर्ड से कोई भी संपर्क रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस सेक्टर में। तो आपको सुनना, आपके विचार सुनना, जिन्होंने इस सेक्टर में एक तरह से पूरा सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को इनसाइड से देखा है ना। आपने वो पूरा करिकुलम का चेंजेस, वो चेंजेस जो टाइम टू टाइम इस देश को चाहिए था, इस एजुकेशन सेक्टर को चाहिए था, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, थॉट ऑफ किया है। वो पूरा थॉट प्रोसेस एज चेयरमैन ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी टीम काफ़ी टाइम से कई जगह पे काम कर रहे हैं। हम लोग आज सीतापुर गए थे सुबह, एंड सीतापुर में हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है पिछले 1 साल से कि किसी कारण से अगर लड़कियां और या महिलाएं 10th नहीं कंप्लीट कर पाई हैं तो एक तरीके से दरवाज़ा बंद रह जाए। अगर आपको आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में तो मिनिमम 10th तो होना ज़रूरी है। और 10th अगर आपने पहली बार नहीं कर पाए किसी कारण कि आप पहले ही ड्रॉप हो गए या 10th तक पहुंच के फेल हो गए, तो फिर से एक बार मौका मिलना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। और आई थिंक ये जाहिर है कि ऐसे अटेम्प्ट्स और लोग भी करते हैं। तो सीतापुर में आज 2 तरह की चीज़ें हो रही। एक हो रहा था, ये हम गए थे सिकंदरापुर आई थिंक पहला ब्लॉक में है। तो एक तो है कि एक बैच लड़कियां आज पहला एग्जाम देने जा रही हैं। ये लड़कियां ऐसी हैं जो 1, 2, 3 साल, आई थिंक कोविड का भी बड़ा असर रहा कि कई कारण से बहुत सारी लड़कियां कोविड के बाद फिर से स्कूल से जुड़ नहीं पाई। तो एक बड़ा बैच, शायद 70-80 लड़कियां थी एक कमरे में, जो एग्जाम देने जा रही थी। अब मुझे खुद एग्जाम दिए बहुत साल हो गए हैं, पर जो मुझे याद है कि वो ऐसा दिन होता था जिसमें थोड़ा नर्वसनेस होती थी, रात में नींद नहीं आती थी और थोड़ा डर के हम एग्जाम हॉल में जाते थे। बट इन लड़कियों का उत्साह देख के इतना अच्छा लगा कि वो बिल्कुल ऐसे एग्जाम देने जा रही थी कि एक बहुत ही दिलचस्प कुछ ऐसे एडवेंचर पे जा रही थी। और हमने तो उनको उनके इंथुजियाज्म को देख के ये कहा कि मेरे हिसाब से तुम लोग पास हो गई हो क्योंकि अगर ड्रॉप होने के बाद इतने उत्साह से 1 साल पढ़ाई करके यहाँ तक आए हो तो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई रोक सकता है। एग्जाम तो जरूर देना जरूरी है, पर एग्जाम के पार भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हिम्मत और जज्बे की जरूरत है, और वो तो मुझे इन लड़कियों में दिखा। साथ ही साथ एक और ग्रुप बैठा था जो इस साल सेकंड चांस प्रोग्राम में जाए, और उसमें भी कुछ 20-30 लड़कियां थी उसी गांव के और अगल बगल के। तो उनसे जब हमने बातें की, उनका अभी तक इंथुजियाज्म लेवल उतना नहीं था, थोड़ा संकोच भी था कि हम स्कूल छोड़ चुके हैं, 2-3-4 साल हो गए हैं, क्या हम फिर से पढ़ पाएंगे। अभी शुरुआती दौर में उनके साथ बातचीत हो रही थी। तो कुछ लड़कियों से हमने थोड़ा और डिटेल में बात की, तुमने स्कूल छोड़ा और फिर से कंटिन्यू करने में क्या दिक्कत हुई। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था में हमको इसकी सुधार करने की जरूरत है। एक एटलीस्ट इस ग्रुप से एक बड़ा रीज़न निकला, और बच्चियां अपने ना कागजात भी ले आए थे कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में एक डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कोई और दूसरा डेट ऑफ बर्थ है। एंड थोड़ा ये कोविड के टाइम पे एक रुकावट आ गई, जब हम वापस गए तो ये कहा गया कि भाई ये डेट मैच नहीं कर रहा है, आपके कागज ठीक नहीं है ना। मेरे हिसाब से ये एक कारण जो है शायद ज़रूर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको कुछ ना कुछ किया जा सकता है। स्कूल वालों का कहना है कि बिल्कुल जब से वो फर्स्ट में आई है तब से जो डेट ऑफ बर्थ है और जो होता आया है वही आप सर्टिफिकेट में लिखेंगे,
और बच्चों का कहना है कि मेरा आधार कार्ड भी है। अब जिसने आधार कार्ड बनवाया और जिस वक्त बनवाया शायद उसके ध्यान में नहीं था कि स्कूल में कौन सा डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। तो कुछ तो ऐसे मामले हैं जिसको मुझे लगता है कि अगर सोचा जाए तो सॉल्व शायद हो सकता है। ये उतना बड़ा कारण नहीं है कि लड़कियां स्कूल से छूट जाए, बट और भी बड़े समस्याएं हैं कि घर की समस्याएं हैं। घर में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो लड़कियों को और कई काम घर में करने होते हैं। बट ये जरूर है एटलीस्ट जो हमने जहाँ देखा है कि सही मौका मिलता है तो लोग उस मौके का फायदा उठाते हैं। और जिस तरीके से वो अब जैसे हम लगातार स्कूल में पढ़ते आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं लोग स्कूल को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। बट ये लड़कियां क्योंकि छूट गई थी, मुझे लगता है उनका लेवल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म ज़्यादा था, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स आगे बढ़ गई हैं और वो रह गए हैं। और ये पीछे रह जाने का एहसास उनको कहीं ना कहीं चुप भी रहा है, उनको प्रेरित भी कर रहा है। तो आई फील कि ये जो एक नया दौर है जहाँ पे लड़कियाँ, नया नहीं है, मुझे लगता है हमेशा ही जो छूट जाते हैं उनको लगता है कि एक और मौका मिल जाए तो हम आगे जा सकते हैं। यही रहती है और यही गैप जो है थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम ऑफ स्कूल एजुकेशन बढ़ता ही जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इस गैप को हम जो है किस प्रकार से, और यही कारण ही है कि हमारे एनईपी में जो है 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा के स्थान पर 15 वर्षीय स्कूली शिक्षा की बात कही है। और हमारे लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है किस प्रकार हम गवर्नमेंट सिस्टम में इसको यूनिवर्सलाइज करें, कैसे सार्वजनिक करें। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हमें ये कहा गया एनईपी में कि देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट स्कूल्स। हर लेवल पर होना चाहिए। अगर एक में ही हमने जो इतनी बड़ी गैप कर दी तो फिर कहाँ कब इसको पाटेंगे। तो प्रथम जो 5 वर्षीय जो हमारी स्कूली शिक्षा है इसे एनईपी में फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, और ये लर्निंग साइकिल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इसमें केवल जो है भाषा और गणित 2 विषय पर ही हमारा जोर होना चाहिए। भाषा की जहां बात है वो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात है। ऐसा भी स्टेट्स हमारे देश में है जहां पर कक्षा 1 और 2 में क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चा 3 भाषा का अध्ययन कर रहा है, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हमने की है इस बार एनईपी जो पहले नहीं था। तो आवश्यकता इस बात की भी होगी कि हमारे बच्चे जो कक्षा 1 और 2 में है कम से कम 2 भाषा का तो अध्ययन करें। प्राइवेट स्कूल में तो होता ही है, हिंदी और अंग्रेजी। तो अगर इसको हम भाषा और गणित पर विशेष जोर देंगे तो इससे बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग पर आगे जो है मदद मिलेगी, अगर हमें इसी पर जो है जोर है। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में प्रवेश लेने के पहले बच्चों के स्कूल रेडीनेस पर हमें अवश्य ध्यान दिया जाए। अभी हमने न्यूज रिपोर्ट देखी कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी बहुत सीरियसली कंसिडर कर रही है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने के पहले हम बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए जो है हम उसको तैयार करें। आगे फाउंडेशनल स्टेज और उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है। ये हमारी 4 स्टेजेस है जो आपको मालूम होगा एनईपी में है। फाउंडेशनल स्टेज, प्रेप स्टेज, मिडिल स्टेज एंड देन द सेकेंडरी स्टेज। तो आगे फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज पर हम बच्चों के अर्ली रीडिंग, फास्ट रीडिंग, एक्सटेंडेड रीडिंग हमारे यहाँ नहीं होती, बच्चा केवल वही टेक्स्ट बुक ही पढ़ता है। एक्सटेंडेड रीडिंग और रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन पर विशेष जोर दिया जाना आवश्यक है। मैं तो इसके लिए भी चाहूंगा जो हमारे अच्छे जो हमारे जो राजकीय विद्यालय है यदि संभव हो सके सपोर्ट लेगा तो क्यों ना हम क्लास लाइब्रेरी की स्थापना करें कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में, ताकि जो एक्सटेंडेड रीडिंग की हम बात करें या जो उनको घर में नहीं उपलब्ध नहीं हो पाएगा क्यों ना उसको हम क्लास में ही उपलब्ध कराएं, क्योंकि नई बात है कि एक्सटेंडेड रीडिंग तो क्लास लाइब्रेरी की हम संकल्पना कर सकते हैं। और ये जो हमने कहा कि प्रिपरेटरी स्टेज और फाउंडेशनल स्टेज पर भाषा और गणित पर विशेष जोर दिया जाए और इनका विधिवत मूल्यांकन भी हम करें नई पद्धति से।
और मूल्यांकन विशेषकर भाषा में चारों स्किल में होना चाहिए। यस, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड द लिसनिंग स्किल्स। इन चारों स्किल्स पर जो है अलग अलग अगर ये हम करेंगे सही तरीके से, तो बच्चा उसी प्रकार से जो है अपना अध्ययन भी जारी रखेगा। पर पहले हम तो जानकारी दें कि किस प्रकार हमें आगे करना है। जहां तक सेकेंडरी स्कूल की बात है, जो प्राय कक्षा 6 अर्थात मिडिल स्टेज से जो है वो प्रारंभ होती है। एनईपी में लर्निंग आउटकम से सुधार हेतु 2 बिंदुओं पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। पहला, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ये दोनों नई टर्मिनोलॉजी है जो पहले नहीं थी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। बट अगर हम कहेंगे कि आप इस पर चेंज ओवर करिए, और ये चेंज ओवर जो है आसान नहीं होगा। इतनी आसानी से हम कह रहे हैं कि हमने 2 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया, कल से हम बच्चों को जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ले जाएंगे या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर आधारित होगी हमारी शिक्षा पद्धति। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि रोट लर्निंग की पद्धति से मौजूदा स्थिति से हमारे टीचर्स इतना अभ्यस्त है आज कि उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग में के पेडागॉजी में परिवर्तित करने पर रीलर्निंग तभी होगी जब पहले की तो अनलर्निंग तो करें। अनलर्निंग कैसे करें? इसीलिए मैंने कहा टीचर्स के माइंडसेट और स्किल सेट्स पे परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, तभी हम जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अपने क्लासरूम पेडागॉजी में जो है उसको हम लागू कर पाएंगे। पर साथ उसके पहले आपको तो जानकारी होनी चाहिए, आपके टीचर्स को तो जानकारी होनी चाहिए व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये क्या चीज है? कोई बता सकता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में हमको जानकारी है? देखिए, वी लर्न बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। एक चीज मैं शुरुआती तौर पर स्पष्ट कर दूं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। हमने सुना लेक्चर में यहाँ पर एक जो लेक्चर दे रहे थे वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को ही जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग समझ रहे थे। वो कहते हमारे बाबा जी दादाजी जो इस प्रकार शिक्षा देते थे, जो आज न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण सब गलत। Experience based learning is altogether different. I'm talking about the experiential learning. We learn best through experience and reflection. पर हमारे क्लासरूम पेडागॉजी में आज रिफ्लेक्शन करने का न तो स्कोप है और न ही समय, क्योंकि we are just all the time